नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं कहूंगा स्टार्टअप का फेस्टिव मंत्र। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली और त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली यानी रोशनी का पर्व, दीपावली यानी उन्नति का प्रतीक, दीपावली यानी एक ऐसी मैनिफेस्टेशन जिसमें निरंतर आगे बढ़ते रहने और हमारे जीवन की जो भी अंधकार है उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है। दीपावली मतलब हमेशा सबको साथ लेकर चलने की भावना और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। जी हाँ, जिस तरह से आपने इस पूरे साल अपने जीवन को बेहतर बनाया है, ऐसे ही अपने जीवन को और आगे बेहतर बनाइए, यही हमारी कामना है। आज स्टार्टअप मंत्र दिवाली स्पेशल जो हम आपके लिए फेस्टिव मंत्र लेकर आए हैं, इसका मकसद ये है कि हम आपके सामने ऐसे दिग्गजों की कहानी पेश करना चाहते हैं, खुद उनकी भी जुबानी, कि जिनके जरिए आप समझ पाएं कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, कैसे अपने कारोबार को वो देखते हैं, किन किन बातों का ध्यान वो रखते हैं। क्योंकि स्टार्टअप की इस यात्रा में हमारा मानना यही है कि स्टार्टअप की दुनिया में संभावनाओं का भरा पूरा संसार है और इस भरे पूरे संसार में बस आवश्यकता है तो बेहतर रोशनी की, जो आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खास मेहमानों को आज की चर्चा में शामिल करें, मैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास आपको लिए चलूंगा और एक बहुत अहम जो ट्रेंड नजर आए हैं बिटकॉइन में, जबरदस्त रैली की, उसके तमाम आउटपुट्स वो बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। शरद, बिटकॉइन ने जो रैली देखी है हाल फिलहाल, जिस तरह का स्तर छुआ है और एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जरा बताएं क्या कहते हैं तमाम आंकड़े। जी बिल्कुल, हमने जो है बहुत सारे एसेट्स के बारे में बात किया है, जैसे कि गोल्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ, स्टॉक्स हुआ, लेकिन मैं आपको एक क्रिप्टो एसेट के बारे में बताता हूँ जो है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन जो है $70,000 पर मार्क के ऊपर अब चला गया है। अब इसका क्या कारण है, इस पर मैं फोकस करता हूँ। सबसे पहला बात कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं यूएस में, वहाँ पे इन्फ्लोज देखने मिल रहा है। इसको स्पॉट ईटीएफ्स कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ आपको तो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और उसके अलावा एक स्पेकुलेशन आ रहा है, स्पेशली जो पोटेंशियल आउटकम है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके। अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या सिमिलैरिटी है, बता देता हूं मैं कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है एक टाइप से ट्रंप का ट्रेड है। अब ये ट्रंप का ट्रेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने जो है बहुत सारे जो अपने प्रोसेशंस किए थे, जो लीडअप आ रहे इलेक्शंस को लेके, तो वहाँ पे उन्होंने जो है कहा है कि डिजिटल एसेट्स पे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली कैंपेन कर रहे हैं और उसको और भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो अगर डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा देंगे तो बिटकॉइन भी वो एक डिजिटल एसेट माना जाएगा। एंड ऑफकोर्स थोड़ी सी रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी बढ़ रही है, तो इसके कारण जो रिस्की एसेट्स है जैसे बिटकॉइन, वहाँ पे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है और हमने देखा $70,000 के ऊपर जो है चला गया ये आंकड़ा। अब बात करते हैं कौन से की लेवल्स है बिटकॉइन के देखने के लिए। अगर मार्च के इस साल के बात करें तो ये आंकड़ा $73,000 का था, करंट लेवल्स पे $70,000 का है। और अगर 2022 के लोस की बात करें तो वो तो लगभग $15,000 चला गया था, तो वहाँ से लगभग 5 गुना बढ़ चुका है बिटकॉइन। बिटकॉइन की तो बात करें तो उनकी जर्नी में एक साल में 60% से ज़्यादा का रिटर्न जो है उन्होंने दिया है इन्वेस्टर्स को भी। बिटकॉइन की रैली के बारे में हमने बता दिया, बिटकॉइन और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिलेशन क्या ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन आगे क्या होगा, आगे का क्या आंकड़े देते हैं, इस पे बात करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडर्स कहते हैं कि $80,000 जो है ये आंकड़ा छू सकता है बिटकॉइन का। और याद रखिए, कुछ भी इलेक्शन का रिजल्ट्स हो, उसके अलावा भी बुलिश टारगेट्स आ रहा है बिटकॉइन का। बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के लिए, तो नवंबर 5 को जिस दिन यूएस इलेक्शंस डिक्लेयर होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स, उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। और जो स्पॉट ईटीएफ्स होता है बिटकॉइन का, वहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ने की जो है और एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर दोनों क्वार्टर को ले ले 2024 में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फ्लो, इंस्टीट्यूशनल फ्लो बिटकॉइन में और देखने मिल सकता है। कोई चाहे जो भी रिजल्ट हो, या कमला हैरिस साहब प्रेसिडेंट पे या डोनाल्ड ट्रंप, यही है पूरी गाथा, जहाँ पे बिटकॉइन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप, तीनों में हमने एक रिलेशन आपको बताया। शुक्रिया करेंगे शरद। और देखिए, यही होता है कि किस तरह से
छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी ट्रेड को बहुत बड़ा बना देते हैं, और बिटकॉइन के साथ भी वही हो रहा है। अब देखना होगा यूएस इलेक्शंस तक किस तरह का जो है वो बिटकॉइन की रफ्तार रहती है। इन सब के बीच में अब मैं चर्चा में अपने पहले ख़ास मेहमान को शामिल करूंगा। हमारे साथ आज एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने फूड सेक्टर में एक कह सकते हैं बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया है। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी उनकी है जो बताती है कि धैर्य के साथ, अच्छी जानकारी के साथ और वक्त से पहले ट्रेंड्स को भांप कर अगर आप पूरी तैयारी से मार्केट में उतरते हैं तो आपका कारोबार स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई ऊंचाइयों को जाएगा। मैं बिना देरी करते हुए परिचय करा दूं, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं करण तन्ना, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं खास तौर पे घोस्ट किचन से। और करण, अच्छा लग रहा है इस फेस्टिव सीजन में आपसे बात करते हुए। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें ज़रा बताइए, फेस्टिवल सीजन किस तरह के डिमांड नज़र आ रहे हैं, क्या खास तैयारियां की जा रही हैं और कैसा है कारोबार? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपको और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की काफ़ी शुभकामनाएं। देखिए, हमारा ज़्यादातर बिजनेस फूड डिलीवरी के अराउंड है, और हम थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स द्वारा, जैसे कि स्विगी और जोमेटो के द्वारा बेचते हैं। तो हमारे पास एक गार्ड रेल्स रहती है दिवाली के लिए कुछ अलग करने की। सो जैसे कोई इंडियन ब्रांड्स है हमारी, तो उसमें हम दिवाली के लिए एक थोड़ी डेजर्ट्स का मेन्यू थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, मिठाइयाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। बट अगर कोई चाइनीज या पिज़्ज़ा ब्रांड है तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और हमारे पास शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी एग्रीगेटर्स पे काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि एग्रीगेटर्स के अपने बैनर्स है जहाँ पे वो लोग कॉल आउट्स देते हैं काफ़ी डिस्काउंट्स का या वैसी रेस्टोरेंट्स का कि जिसमें मिठाई मिल रही हो। तो उस गार्डरेल में रहते हुए हम जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, बट हमारे लिए दिवाली में ज़्यादा मेन्यू इनोवेशंस नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए दिवाली में काफ़ी बार चैलेंजिंग हो जाता है कि हम सेल सस्टेन कर पाए। वाकई करण, ये जानकर बड़ी एक तरह की जिज्ञासा भी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से इस फूड एग्रीगेटर के सपोर्ट से आपने इस तरह के ब्रांड्स को बिल्ट होने का पूरा मौका दिया, और आज वो सारे ब्रांड अपने आप में क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी की कहानी कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपकी जर्नी के बारे में है। कैसे शुरुआत हुई और अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? देखिए, ये मेरा थर्ड स्टार्टअप है फूड में। मैंने पिछले 12 साल में 2 फूड के स्टार्टअप्स स्केल किए हैं और बेचे हैं। ये तीसरा स्टार्टअप है घोस्ट किचन्स। जब मैंने ये शुरू किया तब क्लाउड किचन्स का पेनिट्रेशन जस्ट शुरू ही हुआ था 2019 में, और हमने हमारी एक ही किचन के अंदर काफ़ी ब्रांड्स लॉन्च की। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एक किचन है और उसमें आपका एक कॉन्टिनेंटल सेक्शन है, एक इंडियन सेक्शन है, एक डेजर्ट सेक्शन है, और उन सेक्शन में कौन सी डेमोग्राफी है या सेगमेंट्स है कि जिनकी ब्रांड्स हो सकती है। ये सोच के साथ कि एक किचन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कॉमन रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, और कॉमन रिसोर्सेज के साथ हम डिफरेंट डेमोग्राफी ऑफ कस्टमर्स को कैसे केटर कर सके, ये सोच के साथ हमने घोस्ट किचन्स शुरू किया था। और आज हमारे पास 14 ब्रांड्स हैं अलग अलग सेगमेंट में। पिज़्ज़ा की ब्रांड्स है जिसमें हमारी एक स्टारबॉय पिज़्ज़ा सबसे लीडिंग ब्रांड है। बर्गर की ब्रांड्स है जो एक जिसमें से एक ब्रांड हमारी पार्टनरशिप में है शेफ विकी रत्नानी के साथ, स्पीक बर्गर्स। उसी तरह चाइनीज की ब्रांड्स है, वॉफल्स की ब्रांड्स है, मोमो की ब्रांड्स है, और इंडियन ब्रांड्स है। हमने एक क्लाउड किचन कंपनी भी रिसेंटली खरीदा अहमदाबाद में, जिनकी एक पावरफुल इंडियन ब्रांड थी केबॉब्स करके। इस तरीके से हम एक किचन के अंदर ये सारी ब्रांड्स चलाते हैं और अलग अलग सिटीज में स्केल करते हैं, और हमारी ब्रांड्स का हम एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस भी देते हैं, जिससे उनकी जो अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज है वो हम यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ऑर्डर जनरेशन, डिमांड जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहता है, और उनका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जैसे डिमांड जनरेट हो ऑर्डर को बना के राइडर को हैंड ओवर किया जाए, जिससे उनको इंक्रीमेंटल सेल मिलता है।
सो यही सोच के साथ हमने शुरू किया था कि काफी रेस्टोरेंट्स की अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज है, काफी रेस्टोरेंट्स को पता नहीं रहता कि कैसे फूड डिलीवरी में एल्गोरिदम को लिवरेज करके सेल बढ़ाया जाए, और ये गैप को हम कैसे फुलफिल कर पाए। सो आज हमारा मोर देन 20 सिटीज में प्रेजेंट है। हमने अभी अभी सीरीज ए भी रेस किया है, और लाइक आई मेंशन्ड कि हमारी 14 ब्रांड्स है। सो वी आर जस्ट लुकिंग टू स्केल, और स्केल करेंगे आगे के 2-3 सालों में। तो 3 ऐसे स्टार्टअप्स जो कि फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको आगे ले गए करण, और अब घोस्ट किचन्स को खास तौर पे एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपके इकोनॉमिक्स को लेकर। हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें बताएं ज़रा, नंबर्स किस तरह के हैं, ग्रोथ किस तरह की नज़र आ रही है, आने वाले वक्त में लक्ष्य क्या है? हाँ प्रशांत जी, अभी हमारा अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास एनुअलाइज्ड रन रेट है, और 2025-26 का जो बैलेंस शीट होगा उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। सो इस तरीके के नंबर्स हैं हमारे। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको कि जो आप बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, यहाँ से दुगने ग्रोथ की रफ्तार जो आप एक बड़ा लक्ष्य आने वाले वक्त में देख रहे हैं, ये हासिल हो और ये विस्तार जो है आपकी कंपनी का और ज़्यादा बेहतर हो। अगला सवाल करण, हम आपके कारोबार में जो आपके पीयर्स हैं उनको लेकर पूछेंगे कि आपको क्या वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है, और सबसे बड़ी बात की आगे की योजनाएं क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये निकल के आ रहा है कि हमने इंटरनेट फर्स्ट, ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स बनाई, बट वो ब्रांड्स काफी स्ट्रांग होती जा रही है जिन रीजन्स में ये एग्जिस्टिंग है। तो हम उन रीजन्स में एक ऑफलाइन प्रेजेंस शुरू करने वाले हैं। तो ये एक हमारा काफी बड़ा स्ट्रैटेजी है कि हम हमारी ऑनलाइन ब्रांड्स को ऑफलाइन लाए, जिससे आगे जाके हम अपने आप को मान लीजिए कि इंडिया का यम ब्रांड्स देखना चाहते हैं, कि हमारे पोर्टफोलियो में 4-5 ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हो कि जिसका 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो। दूसरी 4-5 ऐसी ब्रांड्स हो कि जो बिटवीन 50 टू 100 करोड़ एनुअलाइज टर्नओवर में हो। और इस तरीके से अगले 8 साल 10 सालों में हम एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट या लार्जेस्ट F&B कंपनी बन सकते हैं, कि जिसमें हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेगमेंट की हीरो ब्रांड्स हो, जो काफी स्केल्ड अप हो, काफी सिटीज में प्रेजेंट हो। सो एक मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ये चीज अचीव करने के लिए है कि हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस भी हो, कस्टमर को एक टच एंड फील हो सके, कनेक्ट हो सके। और इसीलिए हम जनवरी से फिर हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस भी शुरू करेंगे। क्या बात है करण, और ये सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है। कम से कम उनके लिए जो सोचते हैं कि बड़ा समय, लेकिन समय तो देना पड़ता है, लेकिन किस तरह से देखिए अब कहाँ क्लाउड किचन, ऑनलाइन सर्विस, और अब आउटलेट जो हैं, फिजिकल आउटलेट्स की तैयारी हो रही है, और वो भी सपना साकार होने जा रहा है। चलिए, उसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। करण, मेरा आखिरी सवाल यंग एंटरप्रेन्योर्स के नज़रिए से है। अगर आपके सेक्टर में कोई आना चाह रहा है या थोड़े हर्डल्स झेल रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे कि आखिर इस बिजनेस में क्या वो सबसे अहम बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए? प्रशांत जी, मैं मेरी इंडस्ट्री को लेके गौर करना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत ही जरूरी है, और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाना, एक एक सही अनुमान लगाना। क्योंकि काफी लोग देखते हैं कि हमारे बाजू में पानी पूरी वाला बहुत पैसे कमा रहा है, या बाजू का रेस्टोरेंट बहुत पैसे कमा रहा है, तो ये बिजनेस आसान है, हम भी कमा पाएंगे। और इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। सो आप टेक्निकल नॉलेज के बिना भी बिजनेस कर सकते हो, बट एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आपका बेहतर होना चाहिए। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपको ना कि सिर्फ शॉप शुरू करना है, रेस्टोरेंट शुरू करना है, बट उसको 6 महीने 12 महीने तक अच्छी तरीके से चलाना है विदाउट कटिंग कॉर्नर्स। जब तक आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट नहीं होता है, तो वो भी आपका एक कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। तो एक कैपिटल का अनुमान सही तरीके से लगाना बहुत ही जरूरी है। पेशेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ओवर दी पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आपको रिटर्न्स मिलना थोड़ा दिखेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स एक अच्छा रिटर्न आ पाएगा।
और पैशन तो बिल्कुल इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग इंडस्ट्री है। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज होते हैं जब आपके फ्रेंड्स के, तब आपको ज्यादा काम करना होता है, वीकेंड्स पे ज्यादा काम होता है, दिन का 10-12 घंटा काम होता है। आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो कि जो बहुत ही स्किल्ड या एजुकेटेड लेबर नहीं है। तो ये सारी चीजों को एनकाउंटर करने के लिए आपका रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है, और आपका पैशन होना बहुत जरूरी है कि वो आपको सस्टेन कर रहे थे काफी लंबे टाइम के लिए। तो ये 2-3 छोटी चीज है कि जो लोग इनिशियल एक्साइटमेंट में मिस कर देते हैं। और जनरली कोई भी बिजनेस के लिए पेशेंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ही। सो ये चीजें मैं अब तक सीखा हूँ। वाकई तो पेशेंस, तैयारी, इसके साथ ही बिजनेस की फाइनेंशियल नॉलेज और साथ ही एक एक कमिटमेंट लेवल बहुत आपको ज़्यादा रखना होगा। याद रखिए, शायद आपको अपनी नींद, आपके तमाम बाकी जो आपका सोशल लाइफ है, उन सभी की कुर्बानी देनी पड़ेगी एक बेहतर बिजनेस खड़ा करने के लिए। और हर वक्त के साथ ये नहीं कि आज बिजनेस बना लिया, अब उसमें वो चलता रहे। उस बिजनेस में वक्त के साथ नए ट्रेंड्स को भी पकड़ना बहुत आवश्यक है, विस्तार देना आवश्यक है, तब जाकर आप मार्केट में बने रह सकते हैं। शुक्रिया करेंगे करण, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी बातचीत हो नहीं सकती थी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस फेस्टिव सीज़न में इन तमाम सलाह जो फूड सेक्टर में स्टार्टअप में नया मुकाम बनाना चाहते हैं वो काम आएगी। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से एक बार फिर हैप्पी दिवाली। थैंक यू, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो ये थे करण तन्ना, फाउंडर और सीईओ घोस्ट किचन्स के, और किस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आपने जाना। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आपको एक और ख़ास मेहमान से मिलवाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए, जैसा मैंने वादा किया था, अब आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसी ख़ास मेहमान के साथ जिन्होंने अपना मुकाम, कहते हैं ना कि हटके सोच के बनाया। जी हाँ, मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ एक ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं तनुश्री बियानी। उनसे ख़ास बातचीत की मेरी सहयोगी ऋत्विका ने, और उनसे जाने कि आखिर उनका बिजनेस किस बारे में है। आपको बता दें कि तनुश्री बियानी फाउंडर हैं अनार से। ये एक अलग तरह का स्टार्टअप है जो फुटवेयर में ख़ास तौर पे स्पेशलाइजेशन रखता है। तो कैसे सफ़र शुरू हुआ, आप भी इस खास बातचीत का पूरा आनंद उठाइए। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली। तनुश्री, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग। ऑफ कोर्स, थैंक यू। सो पहले तो बताइए कि अनार के पीछे प्रेरणा क्या थी आपकी, कहानी क्या है अनार की? तो जब हम एक फुटवेयर का ब्रांड शुरू करने का सोच रहे थे, हमने तब सोचा कि इंडियन ब्राइडल वेयर और इंडियन फेस्टिव वेयर में कपड़े तो बहुत सुंदर होते हैं, बट जूते कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा मार खा लेते हैं टू से। हमें लगा कि जो सेम इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति जो घाघरों, लहंगा, साड़ी में उनकी स्टोरी आती है, वो जूतों पे सेम नहीं हो रही थी। तो उसी टाइम मैंने मेरी भाभी के लिए एक ऐसे जूता बनाया, अनार का एक स्नीकर बनाया, और वो शादी में बहुत लोगों को पसंद आया। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम ये स्नीकर का मॉडर्न रूप और अपने इंडियन सभ्यता, इंडियन संस्कृति का के डिज़ाइंस का मिक्स करके कुछ बनाते हैं, एंड वहीं से अनार की जन्म हुई। तो अगर हम फुटवेयर ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, तो इस बार की फेस्टिव सीज़न में क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए? हमें हमारे कस्टमर्स से ज़्यादातर पर्सनलाइजेशन की रिक्वेस्ट आ रही है। काफ़ी दुल्हन एंड दुल्हन के दोस्तों को अपने जूते अपनी घाघरों से मैच या अपनी साड़ी से मैच करना चाहते हैं, और अनार में हम वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अनार में विदिन 15 दिन के अंदर ही हम, अगर आप बताते हैं आपको कुछ अच्छा लगता है, हम आपके यहाँ डिलीवर कर सकते हैं। तो हमने पर्सनलाइजेशन पे काफ़ी ग्रोथ देखी है। हमने ये नोटिस किया है कि काफ़ी ब्राइड्स ब्राइडल पार्टी को आजकल अपने आप का व्यक्तित्व दिखाना अच्छा लगता है, चाहे वो कपड़े के ज़रिए हो या उनकी हैंडबैग्स एंड जूतों के ज़रिए हो। ग्रेट। और टियर 1 मार्केट के अलावा टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में कैसा ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहा है? हमारा टियर 2 और टियर 3 मार्केट तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मोर देन
300% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर हमें उसमें दिख रही है। काफ़ी लोगों को हमारा प्रोडक्ट इंस्टाग्राम में काफ़ी पसंद आता है, तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए रीच करते हैं या हमें फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, एंड काफ़ी रेगुलर ऑर्डर्स भी आते रहते हैं और हमें बहुत खुशी होती है देख के कि पूरे इंडिया पे अनार छा गया है। नाइस। और इस बार फेस्टिव सीज़न के अलावा शादी का सीज़न भी शायद पिछले साल से ज़्यादा ही लंबा चलेगा, तो आई उस होप बार आप राइट हो। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम उसको लेके बहुत उत्सुक है। हमें बहुत खुशी होती है कि अभी से ही हमें काफ़ी ब्राइडल दुल्हन के फ्रेंडों के दुल्हन को अपने फ्रेंडों को गिफ्ट देने के ऑर्डर आने लग गए हैं, जो कि उन्हें अपने दुल्हन अपनी फ्रेंडों के लिए हैम्पर्स बनाते हैं, तो उनमें हमारे अनार के जूते होने चाहिए, उनको उन्हें पर्सनलाइज करके देना है। तो हमें ये देख के बहुत खुशी होती है, एंड ये अच्छा लंबा वेडिंग सीज़न होएगा। तो अनार का ये सेकंड वेडिंग सीज़न है, एंड हमने हमारे पहले वाले से काफ़ी सीखा है, तो वी आर रियली होपिंग जो हमने सीखा है वो हम उस पर वर्क करके इम्प्लीमेंट कर पाए और एक बहुत उम्दा सीज़न रहे हमारे लिए। और फाइनली तनुश्री, आप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? मोर देन सलाह, उनको मैं बताना चाहूँगी मेरी जो बिलीव्स है। मेरा ये मानना है कि जो अपने ब्रांड से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सच रह पाए वो हमेशा ग्रो करते हैं। बहुत इजी होता है मार्केट में नए नए ट्रेंड्स देख के लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, बट आपकी जो ब्रांड की को वैल्यू है, जो आपके ब्रांड को यूनिक बनाती है, आप उस पर ही चलिए, पाथ पे चलिए और आपके कस्टमर की सुनिए। आपका कस्टमर आपका सबसे बड़ा एसेट है, वो आपको बताएगा एंड वो आपको हमेशा सही बिजनेस डिसीजन की तरफ ही ले जाएगा। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना चाहिए, इनोवेट टू द पॉइंट विच ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड्स वैल्यूज। Fantastic. Well, all the best, Tanushree. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you.